शादी की रात कुछ भी हो या फिर कोई मामूली सी बात भी हो तो इंसान को उम्र भर याद रहती है। मुझे भी अभी तक याद है जब मेरी शादी हुई। शादी के पहले ही दिन एक छोटा सा लड़का मेरे कमरे में आया। कहने लगा, मालकिन आप ताज़ा फ्रेश दूध पिएंगी? मैंने कहा हाँ। उसने बड़ी चाह और लगाव से मुझसे पूछा तो मैंने भी उसको हाँ में जवाब दिया। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये लड़का कौन है। मैं तो यही समझी थी कि ये बच्चा होगा या तो मेरा देवर होगा या मेरे पति का कोई जानने वाला होगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो दूध लेकर आया तो उसकी जुबान, बोलचाल, उठना बैठना सब कुछ नौकरों वाला लग रहा था। मैंने उससे कोई बातचीत तो नहीं की, लेकिन मैं अंदाजा कर चुकी थी कि वो इस घर का खानदानी नौकर है। मेरी माँ ने भी मुझे कहा था कि तुम जिस घर में जा रही हो वहां पर तुम्हारे आगे पीछे नौकर फिरेंगे। अब मुझे अपनी माँ की बात पर यकीन आया था, लेकिन मुझे मर्द नौकरों से हमेशा से उलझन रहती थी। हमारे अपने घर में भी एक काम वाली आती थी। उससे पहले एक बड़ी उम्र का आदमी हमारे घर काम निपटाने आता था। उसे बाबा ही लाए थे। जब हम लोग बड़े हुए तो माँ ने उनसे कहकर हटवा दिया था। लेकिन अब मैं फिर से एक ऐसे घर में आ गई थी जहां पर मर्द नौकर थे और ये तो छोटा बच्चा था, तो मुझे इससे कोई मसला नहीं था। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जब ये बड़ा होगा 18-20 साल का होगा तो मैं इसे इस घर से भेज दूंगी। वैसे भी छोटे बच्चे को ज्यादा बातों का पता नहीं होता। मैं तो छोटे बच्चों के साथ हमेशा खुलकर बातचीत किया करती हूँ, पर मैं ये नहीं जानती थी कि मैं इस वक्त अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रही हूँ और अपने घर को अपने ही हाथों से आग लगाने लगी हूँ। थोड़ी देर के बाद मेरे पति कमरे में आए और मुझसे कहने लगे कि मैं तुमसे कभी जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं रखूंगा, क्योंकि मैं आम पतियों जैसा नहीं हूँ। इस घर में काम करने के लिए तुम्हें कोई नहीं कहेगा। घर में नौकर चाकर है, तुम्हारे आराम का भी ख्याल रखा जाएगा। बस तुमने मेरी माँ जी की हर बात माननी है। माँ जी नौकरों पर सख्ती नहीं करती, वो बहुत ही नरम दिल है। उनकी नरम दिली से अक्सर हम भी तंग पड़ जाते हैं। लेकिन अब तुम इस घर की सदस्य हो, इसलिए तुम नौकरों पर कभी सख्ती मत करना। नौकर तुम्हारी सेवा में कोई गलती नहीं करेंगे, बस तुम उन्हें झिड़कना मत। माँ का कहना है कि इन लोगों के श्राप बहुत जल्दी लगते हैं, इसलिए कभी भी ना ही इनसे कोई बदतमीजी की जाए और ना कोई ऐसी बात कि इनका दिल दुखे। मैंने हाँ में हाँ मिलाई थी। जाहिर है मेरे पास और कोई चारा जो नहीं था। मेरे पति मुझसे कहने लगे कि तुम दूध पीकर सो जाओ, मुझे फिलहाल अपने दोस्तों के साथ जाना है। आज उन्होंने मेरे लिए एक दावत रखी है। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ रह पाऊंगा। 2-3 बजे वापस आऊंगा, तब तक तुम थक चुकी होगी, इसलिए तुम सो जाना। मैं आरव से कह दूंगा कि अगर मैं आया तो वो तुम्हें जगा देगा। आरव? मैंने अपने पति की तरफ सवालिया नजरों से देखा। वो कौन है? मेरे मुंह से पहला शब्द यही निकला था। अरे थोड़ी देर पहले जो तुम्हें दूध देने आया था, वो छोटा बच्चा हमारे घर का सबसे अच्छा और बेहतरीन सेवा करने वाला है। उसे कभी भी नौकर मत समझना, अपना छोटा भाई या फिर बच्चा समझना। तुम्हारी इतनी सेवा करेगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। उसे यहाँ काम करते हुए 2 साल हो गए हैं और सब उससे बहुत ज्यादा खुश हैं। इसलिए मैंने माँ से कहा था कि मेरी पत्नी के लिए आरव को रख दे, ताकि वो काम करे और मेरी पत्नी को कोई मसला भी ना हो। मैं तुम्हारे चरित्र और स्वभाव के बारे में अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें बड़े बड़े आदमियों से नफरत है, इसलिए छोटा बच्चा रखा है, ताकि तुम इसके साथ कभी डरो नहीं या कभी खुद को असुरक्षित महसूस ना करो। मैंने अपने पति को शुक्रिया कहा। वो तो चले गए, लेकिन एक अजीब सा एहसास मुझे होने लगा था। क्या इस घर में मेरा ख्याल नौकर रखेंगे? मेरा पति क्या मुझसे बात नहीं करेगा? मेरे दिल में हजारों ख्याल आ रहे थे कि कमरे के दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। मैंने बाहर की तरफ देखा तो वहां कोई भी नहीं था। फिर दरवाजा अचानक खुला। मैं हैरान हो गई कि मैंने तो दरवाजे की कुंडी भी नहीं खोली, फिर ये दरवाजा कैसे खुल गया। ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि मेरे सामने वो 14 साल का नौकर आरव खड़ा था और उसके हाथ में दरवाजे की चाबी भी थी। मैंने उसे देखकर गुस्से से पूछा, ये क्या, तुमने दरवाजे को चाबी से क्यों खोला? क्या तुमने देखा नहीं कि ये एक नई नवेली दुल्हन का कमरा है? कम से कम तुम्हें पूछकर अंदर आना चाहिए था। तुम्हें इतना तो पता होगा कि ये एक नई नवेली दुल्हन का कमरा है। आते हुए तुम्हें दरवाजा बजाना चाहिए। दोबारा ऐसी हरकत मत करना। मैंने उसे गुस्से से कहा तो वो अपने कानों को हाथ लगाकर मुझसे माफी मांगने लगा। मालकिन माफ कर दें, लेकिन दरअसल मुझे गलतफहमी हुई है। आपसे पहले ये कमरा छोटी मालकिन का हुआ करता था। वो भी मुझे यही कहा करती थी कि बाज वक्त मुझे इतनी सुस्ती होती है कि मैं उठकर दरवाजा खोल नहीं सकती,
तुम बाहर से चाबी इस्तेमाल करके दरवाज़ा खोल लिया करो और मुझे चाय कॉफ़ी ला कर दिया करो। तो बस मैं तो छोटी मालकिन के ख्यालों में आपके कमरे में भी ऐसे ही आ गया। मुझे माफ़ कर दें। उसने बड़ी अदाओं से मुझसे माफ़ी मांगी। मैं भी समझ गई कि हाँ, हो सकता है कि मेरी ननंद पहले बहुत ज़्यादा नखरे वाली और सुस्त हुई हो, तो नौकर को इसी तरह कमरे का दरवाज़ा खुद खोलकर अंदर आना पड़ता होगा। लेकिन मैंने दिल में सोच लिया कि मैं इस बात की तह तक जरूर जाऊंगी और इस नौकर की हरकतों पर शुरू से ही नज़र रखूंगी। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम यहाँ आए क्यों हो? मैंने उससे पूछा तो कहने लगा, मैंने सोचा कि आपके हालचाल पूछ लूं। अगर आपको खाने की कोई चीज चाहिए तो वो भी बता दे। मैं रात देर तक जागता रहता हूँ। इस हवेली के सारे नौकर सो जाते हैं, बस मैं ही जागता रहता हूँ। उसने बड़ी चमकती हुई आंखों से कहा था। अच्छा ठीक है, फिलहाल तुम मेरे कमरे से जाओ और दोबारा ऐसे दरवाजा मत खोलना। जी ठीक है। वो गर्दन नीचे झुकाए चला गया। मैं उसकी बातों से प्रभावित भी हुई थी कि एक 14 साल के छोटे से बच्चे को कितनी ज्यादा तमीज है कि मुझसे कोई फालतू बात नहीं की, वरना कोई और लड़का होता तो न जाने मेरी तारीफ करने बैठ जाता। लेकिन ये नौकर होकर भी इतना तमीजदार था। उसके जाने के बाद मैं अपने बिस्तर से उठी। मैं अभी अपने कपड़े ठीक कर रही थी कि मेरी नजर एक सफेद रंग के रुमाल पर पड़ी। वो रुमाल एक शोपर के साथ पड़ा हुआ था। शोपर और रुमाल दोनों ही दरवाजे के पास रखे हुए थे। ऐसा लगता था जैसे उन्हें अभी रखा गया हो, क्योंकि जब मैं कमरे के अंदर दाखिल हुई थी तब किसी ऐसी चीज का नामो निशान भी नहीं था। लेकिन अब रुमाल और शोपर देखकर मुझे लगा जैसे ये सारा कुछ आरव ने ही रखा हो। क्या इसका कोई मकसद हो सकता है? मैंने दिल में सोचा। लेकिन उस नौकर को मुझसे क्या मतलब और क्या मकसद हो सकता है? उसे मुझसे क्या उम्मीद होगी? मैंने यही बात दिल में सोची। शोपर उठाकर देखने ही लगी थी कि कमरे के दरवाजे पर किसी के आने की आहट हुई। मैंने सोचा कि अगर शोपर में कोई ऐसी वैसी चीज हुई तो खामखा में बदनाम हो जाऊंगी। लेकिन मैंने शोपर पहले अलमारी के नीचे छुपा दिया। उसके बाद कमरे का दरवाजा खोला तो सामने मेरी सास खड़ी थी। मेरी सास के चेहरे पर परेशानी के आसार दिखाई पड़ रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ। कहने लगी कि बेटी, मुझे हैरत है कि अभी तक तुम्हारा पति कमरे में क्यों नहीं आया, हालांकि उसे अभी तक यहाँ होना चाहिए था। और फिर ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम उसे अपने कमरे में रोक कर रखती। माँ जी, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं अपने पति पर पहले ही दिन पाबंदियां लगाना शुरू कर दूं। आइंदा से वही होगा जैसा आप कहेंगी। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी, लेकिन उनकी परेशानी कम नहीं हुई। बेटी, एक बात है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, लेकिन बस समझो कि इसे राजी रखना। अब ये बात करने का वक्त नहीं है। बस तुम्हें इतना कहूंगी कि तुम होशियार रहना, और अगर तुम्हारा पति तुमसे दूर भी हो तो तुम खुद उसके करीब जाना। औरत को अपनी जिम्मेदारी खुद संभालनी होती है। अब मैंने अपना जवान बेटा तुम्हें दे दिया है, तुम्हें इसका ख्याल रखना है। सास की बात सुनकर मैं अजीब सोच में पड़ गई थी। मेरी सास बड़ी पहेलियां बुझा रही थी, जबकि मुझे उनकी किसी बात की कोई समझ नहीं आई थी। खैर से मैं वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गई। मेरी नज़र दूध के गिलास पर पड़ी। मैंने उसे फौरन से उठाकर अपने मुंह से लगा लिया। मुझे अभी सख्त प्यास लग रही थी, किसी से पानी भी मांग नहीं सकती थी। दूध पीकर मेरा पेट भर गया। मैं सोने के लिए लेट गई। रात के तकरीबन 2 बजे थे जब मुझे अपने कमरे में किसी हलचल का एहसास हुआ। मैंने देखा तो दरवाजा खुला हुआ था। मुझे सख्त गुस्सा आया कि इस वक्त कौन आ गया। दरवाजा खुलते ही मैंने देखा तो सामने आरव खड़ा था। मुझे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मैंने उससे झिड़कते हुए पूछा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम रात के 2 बजे मेरे कमरे में क्या लेने आए हो? मेरी बात सुनते ही वो डर गया। कानों को हाथ लगाकर कहने लगा, बड़ी मालकिन, मुझे माफ कर दे। ऊपर वाले के लिए मुझे माफ कर दे। मैं यहाँ पर अपनी एक बहुत ही जरूरी चीज भूल गया था। अगर मैंने वो चीज ना ली तो मैं मर जाऊंगा। आपने देखी हो तो आप बता दें। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई थी। क्या चीज तुमने यहाँ रख दी? एक शोपर और एक रुमाल था जी। तो वो आपको देना था, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने वो कहीं और गिरा दिया, और अगर वो रुमाल किसी और ने देख लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। उसकी बात सुनकर मैंने उसे तसल्ली दी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और दोबारा के बाद वो मेरे कमरे में इस तरह ना आए। जाते जाते उसने दूध का वो गिलास भी ले लिया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मैं फिर से सोच में पड़ गई थी। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं रुमाल और वो शोपर निकाल कर देखूं कि उसमें क्या था जिसके बारे में वो इतनी ज्यादा जल्दी मचा रहा था, और उसे खौफ भी बहुत था। मैंने उसे तसल्ली दे दी थी, लेकिन मेरे दिल में उस शोपर और रुमाल के लिए बहुत ज्यादा शक बढ़ चुका था। मैंने अपने कमरे के दरवाजे को अच्छी तरह से बंद किया और इस बार लॉक लगाने की बजाय कुंडी लगा दी। फिर कमरे की रोशनी जलाई और रुमाल और शोपर खोलकर देखने लगी।
अंदर से जो चीज निकली वो देखकर मैं बहुत ज्यादा हैरान भी थी और परेशान भी थी, क्योंकि मैंने उस छोटे बच्चे से ये उम्मीद नहीं की थी कि वो ऐसी चीज शॉपर में रखकर बहाने से मुझे देगा। अब मेरे दिल में एक डर सा बैठ गया था। आखिर ये किसकी हरकत थी? क्योंकि अगर मैं लाख उस बच्चे पर गुस्सा करूं, शक भी करूं और ये यकीन करने की कोशिश भी करूं कि ये उसी ने किया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब कुछ एक बड़ा ही कर सकता है, एक ऐसा इंसान जो मुझे अच्छी तरह से जानता हो। मैंने अपने दिल में इरादा कर लिया कि मैं अब इस नौकर आरव से बनाकर रखूंगी, कभी भी इसे डांटूंगी नहीं और ना ही कोई ऐसी बात करूंगी जिसकी वजह से ये मुझसे दूर चला जाए और मुझसे बदले में बातें छुपाने लगे। अगली सुबह हुई तो मैंने उसे 500 रुपये हाथ में रख कर कहा, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। मेरे हाथ में पैसे देखकर वो बोला, मालकिन। मैंने उसका ये शब्द आधे में ही पकड़ लिया। मालकिन नहीं, तुम मुझे दीदी कहा करो। मैं तुम्हारी मालकिन नहीं बल्कि बड़ी बहन हूँ। कल शॉपर में जो मैंने चीज रखी थी और वो रुमाल, क्या आपको पसंद आया? उसकी बात सुनकर मैंने इधर उधर देखा कि कहीं कोई ये बात सुन ना ले। खासकर मैं अपने पति को इसकी खबर नहीं होने देना चाहती थी। मैंने कहा, बिल्कुल, मुझे तुम्हारी हर बात पसंद है, लेकिन आइंदा तुम मुझसे कुछ भी छुपाना नहीं। कोई तुमसे मेरे बारे में अगर बात करे तो तुम मुझे लाजमी बताओगे। मेरी बात सुनकर उसने हाँ में सर हिला दिया और कहने लगा, मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है। अगर आप ये किसी गरीब को दे दें तो बेहतर होगा। मैं उसका ये व्यवहार देखकर हैरान हो गई थी। उसमें खुददारी और साथ ही साथ गुरूर भी था। वो मेरी किसी बात को खातिर में नहीं ला रहा था। लगता था जैसे सारी बातें वो पहले से जानता है और किसी भी तौर पर मुझसे पैसे भी नहीं लेना चाहता। उसमें कोई लालच नहीं था। मैंने उसकी बात पर खामोशी तो धार ली थी, लेकिन दिल में बहुत सारे सवाल थे जो उठ रहे थे। पर अपने पति के होते हुए मैं ये बात किसी से कर नहीं सकती थी। मैंने सोचा कि मैं मायके जाकर ये बात अपनी माँ के सामने रखूं। वो अपने तजुर्बे की रोशनी में मुझे जरूर इस बात पर रास्ता दिखाएगी। यह हरकत किसने और क्यों की है, क्योंकि उस छोटे बच्चे पर तो मैं शक बिल्कुल कर ही नहीं सकती थी। खैर, मैं अपने मायके चली गई। मैंने सारा मामला माँ को बताया तो माँ भी परेशान हो गई। कहने लगी, बेटी, तुम्हारी शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं। अगर ये बात तुम्हारे पति को पता चल गई तो वो तुम्हारे चरित्र के बारे में क्या सोचेगा? वो तो यही सोचेगा ना कि हमने तुम्हारी अच्छे से परवरिश नहीं की और ये कि तुम्हें अपने पति की अमानत में खयानत करने से कोई रोक नहीं सका। भगवान न करे। माँ, मैं तो अपने पति के अलावा दिल में किसी और का ख्याल भी नहीं लाती, तो आप ऐसा कैसे कह सकती हैं कि मैंने अपने पति के अलावा किसी और के बारे में सोचा भी होगा? ऐसा सोचना भी मैं बहुत बड़ा पाप समझती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी माँ को तो यकीन आ गया था, लेकिन मैं जानती थी कि ये राज जैसे ही मेरे पति को पता चलेगा वो जरूर मुझसे तहकीकात करेगा। वो शॉपर और रुमाल मैंने माँ को ही दिया और वापस अपने घर आ गई। माँ ने मुझे होशियार रहने का कहा था और खासकर उस आरव पर नजर रखने का, जिसे मैं एक बस 14 साल का कम उम्र नौकर से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी। लेकिन ये तो मेरी गलती निकली। खैर, जब मैं दोबारा ससुराल आई तो मेरा पति मेरा इंतजार कर रहा था, लेकिन आज उसके चेहरे पर इंतजार से ज्यादा बेचैनी और गुस्सा था। उसे देखकर मैं डर गई। उसने मुझसे अजीब से अंदाज में पूछा कि तुम कहाँ गई थी और क्यों गई थी। उनकी बात सुनकर मैंने आराम से जवाब दिया कि मैं सिर्फ अपनी माँ की तरफ गई थी। माँ के पास गई थी तो मुझे बताना चाहिए था तुम्हें। आइंदा मेरी इजाजत के बगैर घर से कदम भी बाहर मत निकालना। उनकी बात सुनकर मैं सहम गई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा पति एकदम इतना बदल जाएगा, लेकिन उनकी नजरों से लग रहा था कि जैसे कुछ तो हुआ है। वो मुझसे या तो खफा थे या मुझसे कोई बात कहना चाहते थे। इतने में मेरी सास की आवाज आ गई। मुझसे कहने लगी कि बेटी, अच्छा सा खाना तैयार कर दो, आज हमारे घर कुछ खास मेहमान आएंगे। और हाँ, याद रखना, उनके सामने तुमने बहुत ही ज्यादा तमीज और इज्जत से अपने पति को पुकारना है। यूं यार वार कहकर अपने पति को नहीं पुकारना। मैंने अपनी सास को तसल्ली दी कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, वो बेफिक्र हो जाए। पर मैं अपने कमरे में गई तो मेरे पति ने एक काली सी चादर उठा रखी थी और वो उसे बड़ी गौर से देख रहे थे। मैं ये देखते ही डर गई। मैंने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? कहने लगे कि आज तुम मेहमानों के सामने ये ओढ़ कर आओगी। पति की बात सुनकर मैं परेशान हो गई। कहने लगे कि क्या हुआ, तुम सबके सामने सज संवर कर आना चाहती हो? क्या तुम सबको अपनी खूबसूरती दिखाओगी? मैंने कहा, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन नई नवेली दुल्हनें तो हमेशा तैयार ही हुआ करती हैं। आप जो कह रहे हैं वो भी ठीक है, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही पहनावा करूंगी। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गए थे, लेकिन पूरी खुशी उनके चेहरे से गायब थी। लगता था जैसे वो मेरे बारे में कोई ऐसी बात जानते हैं जिसके बारे में अभी उन्हें पूरा यकीन नहीं।
और वो शक भी कर रहे हैं। खैर, मैंने सब्र और अक्ल से काम लेना था, इसलिए मैं खामोश रही। सिर्फ मेरे पति ने मुझे वही चादर ओढ़ने का कहा। हालांकि मैं तो समझी थी कि वो मुझसे सिर्फ मजाक कर रहे हैं। दावत में कौन कौन आ रहा है, मेरी बात सुनते ही मेरे पति के हाव भाव बदल गए और बोले, जो भी आ रहा है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, चाहे तुम औरतों से मिलो या मर्दों से, तुम्हारे पहनावे में कोई फर्क ना आए। जी बिल्कुल, मैं तो बस इसलिए पूछ रही थी ताकि मुझे मेहमानों का अंदाजा हो जाए। मैं अपनी बात करके तो खामोश हो गई थी, लेकिन मेरा पति मुझे अभी तक शक भरी नजरों से देख रहा था। आधे घंटे बाद मेहमान आ गए। घंटे बाद जब मैंने खाना लगाया तो मेहमानों में काले रंग के कपड़े पहने एक आदमी भी मौजूद था। मैं उसे देखकर अजीब सी घबराहट का शिकार हो गई थी, क्योंकि वो मुझे बार बार इस तरह देख रहा था जैसे मुझे पहले से जानता हो। मैं उसे देखकर परेशान हो गई थी, लेकिन अपने पति को ये बात महसूस नहीं होने दी। ना ही मैंने उसकी तरफ देखा। मेरे पति ने मुझे ये बात बता नहीं रखी थी कि ये उनके रिश्तेदार हैं और क्या लगते हैं, इसलिए मैं खामोशी से दावत का खाना खा भी रही थी और मेहमानों से भी पूछ रही थी कि अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो वो मुझे बताए। थोड़ी देर के बाद मैं उठकर किचन में आई। मेरा पति भी मेरे पीछे पीछे आ गया। सच सच बता दो कि ये सब कुछ कब से चल रहा है, मेरे पति ने मुझे मेरे बाजू से खींचते हुए कहा। तो मैं परेशान होकर उन्हें देखने लगी। क्या चल रहा है, क्या कहना क्या चाहते हैं आप? मैंने उनसे गुस्से से पूछा तो हंसकर बोले, यानी कि तुम्हें सब पता है लेकिन तुम अनजान बनने की अदाकारी कर रही हो। एक बात याद रखना कि मैं कभी किसी गुनहगार को या बेवफा को माफ नहीं करता, और जिस दिन मुझे सब समझ आ जाएगा उस दिन तो मैं तुम्हारे चेहरे पर थूकूंगा भी नहीं। अभी तो फिलहाल मैं शक तक ही सीमित हूँ। जिस दिन मुझे हकीकत पता चली उस दिन मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पति की बात सुनकर मेरा दिल कांप उठा था, लेकिन मैं चुप कर गई थी। मैंने सोचा कि जब मेरे चरित्र में कोई खराबी है ही नहीं तो मुझे खामखा डरना भी नहीं चाहिए। मैंने माँ को भी यही बात बताई तो माँ कहने लगी कि बेटा, ये बात इतनी आसान जितनी नजर आ रही है उतनी है नहीं। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई राज है जो तुमसे छुपाया जा रहा है, वरना कोई भी इंसान अपनी शादी के फौरन बाद अपनी पत्नी से ऐसी दिल दुखाने वाली बातें नहीं करता, और वो भी मेरे दामाद जैसा बच्चा जो कि बहुत ही शरीफ है। जरूर किसी ने उसके कान भरे होंगे। तुम अपने कमरे में गौर से देखो, कोई ऐसी चीज, कोई निशानी मिले तो मुझे बताना, मैं बाकी तुम्हारी मदद करूंगी। माँ की बात से मुझे वो शॉपर और रुमाल वाला किस्सा याद आया। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उस रुमाल और शॉपर को अपने पति को दे दूं और उनसे पूछूं कि ये किसी ने मुझे शॉपर के जरिए भिजवाया था, लेकिन फिर सोचा कि खामखा एक नया किस्सा सामने आ जाएगा। उसी शाम आरव मेरे कमरे में आया और कहने लगा, दीदी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो बेशक आप जाकर बड़े भैया से पूछ लेना, लेकिन फिलहाल के लिए आप मेरे साथ आइए। मैं आपको बाहर लेकर जाना चाहता हूँ। तुम मुझे क्यों बाहर लेकर जाओगे आरव? तुम्हें तो खुद कुछ नहीं पता, तुम एक छोटे बच्चे हो। आरव मेरी बात सुनकर हंस पड़ा। नहीं, मैं आपको अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। बाहर बड़े भैया खड़े हैं ना, वो आपको लेने के लिए आए हैं। बड़े भैया यानी मेरे पति? हाँ हाँ दीदी, मैं उन्हीं को तो बड़े भैया कहता हूँ। वो कार में आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं उस आरव की बात सुनकर कुछ समझी नहीं थी, परेशान भी थी और शक में भी पड़ गई। मैंने अपनी सास से जाकर पूछा कि आरव ने मुझे कहा है कि बाहर मेरा पति मुझे लेने के लिए खड़ा है। क्या वाकई में उन्होंने आपसे ऐसी कोई बात की थी? मैंने तो बाहर जाकर नहीं देखा। आरव बच्चा है, शायद उससे गलती हो गई हो। आप जाकर एक बार बाहर देखाएं। हमारी बात सुनते ही आरव बाहर की तरफ भागा। मेरी सास जब बाहर गई तो वहां कोई भी नहीं था। ये देखकर तो मैं बहुत सख्त हैरान हुई। अब मुझे आरव पर पक्का शक पड़ चुका था। शाम का वक्त था, सब लोग छत पर चाय पीने के लिए चले गए। मैंने सोचा कि आज मैं आरव से दो दो हाथ क्यों ना कर लूं। रोज रोज शक की आग में जलने से बेहतर है कि आज मैं इसे एक बार कमरे में बंद करके सारी तहकीकात पूरी कर लूं। खैर, मैंने ऐसा ही किया। उसे बहाने से स्टोर रूम में बुलाया कि मुझे कुछ चीजें ऊपर रखनी है। फिर उसे स्टोर रूम में बंद कर दिया और बाहर से कमरे को ताला लगा दिया। आरव वहीं पर दरवाजा पीटता रह गया। मैं समझ सकती थी कि वो एक छोटा बच्चा है, उसका दिल भी कमजोर था, लेकिन मुझे भी अपने चरित्र पर कोई कालिख नहीं चाहिए थी। मैंने सोच लिया कि आज मैं उसे सबक सिखाकर रहूंगी। बाहर वाले कमरे का दरवाजा भी मैंने अंदर से बंद कर दिया। आरव से जाली वाला दरवाजा खोलकर पूछा कि जब तक तुम मुझे सच नहीं बताओगे मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी, फिर चाहे तुम जो मर्जी कर लो, तुम यहीं पर सड़ सड़ कर मर जाओगे। वो छोटा बच्चा था, कब तक ये बात छुपा सकता था भला? मुझसे कहने लगा कि मैंने ये काम जानबूझकर नहीं किया। बड़े भैया के एक दोस्त हैं, उन्होंने अपने दोस्त से ये शर्त लगाई थी कि
कि वो उसकी पत्नी को अपने जाल में फंसा कर रहेंगे। ये बातें मैं भी सुन रहा था। बड़े भैया को ये बात बहुत बुरी भी लगी थी। उन्होंने उससे दोस्ती भी खत्म कर ली। लेकिन वो आदमी वो मुझे पैसे देने लगा, कहने लगा कि तुम जाकर भाभी को ये शॉपर और रुमाल दे आओ, इसके बदले में मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। 10,000 रुपये तो मैंने जिंदगी भर नहीं देखे थे। बस उनकी ये बात सुनकर मैं बहक गया था। भगवान के लिए मुझे माफ कर दें, वरना मैं सारी जिंदगी आपकी नज़रों में शर्मिंदा रहूंगा। मैंने कहा कि मेरी नज़र में तो तुम गिर ही गए हो, लेकिन अब मेरे पति से दूर रहना, वरना अगर उन्हें तुम्हारी इस गंदी हरकत का पता चला कि तुमने शादी की रात मुझे किसी और का तोहफा लाकर दिया था, तो तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे और तुम अपनी नौकरी से भी जाओगे। इसलिए दोबारा इस बात को अपनी जुबान पर मत लाना और उस नीच से भी कह दो कि दोबारा मुझ तक पहुंचने की अपने गंदे हाथ मेरी आत्मा तक पहुंचाने की कोशिश न करे। मेरी बात सुनकर आरव की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं जानती थी कि वो बेचारा मासूम और बेकसूर है, लेकिन अब मुझे उस पर भरोसा भी नहीं रहा था। मैं किसी सूरत उससे दोबारा कोई बात नहीं करना चाहती थी। लोग सही कहते हैं कि मर्द चाहे छोटा हो या बड़ा, औरतों को हमेशा उससे फासले पर रहना चाहिए, वरना हालात बिगड़ते हुए टाइम नहीं लगता। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।